चलिए हम लोग पढ़ना है आगे। और लास्ट टाइम तक हमने मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला E इज इक्वल टू BVL करा दिया था, ठीक है, बवाल करा दिया था, ठीक है। अब एक मुद्दा खड़ा हो जाता है कि मोशनल ईएमएफ की वजह से कंडक्टर में करंट किस तरफ फ्लो होगा, ठीक है। मोशनल ईएमएफ की वजह से कंडक्टर में करंट किस तरफ फ्लो होगा, अगर फ्लो होगा तो, ठीक है। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक कंडक्टर है A to B और इसको मैं ऐसे रन करा रहा हूँ, मोशनल ईएमएफ आएगा 100% आएगा। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और कंडक्टर ऐसे 90 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड से, तो 100% मोशनल ईएमएफ होगा। तो अब इस मोशनल ईएमएफ की वजह से मान लीजिए बैकग्राउंड में इसका सर्किट कंप्लीट है, मतलब ये मान के चलिए आप कि ये सर्किट का ही एक हिस्सा है, बस तुम्हें रॉड रॉड दिखाई जा रही, बाकी हिस्सा नहीं दिखाया गया क्वेश्चन में। मतलब मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि हो सकता है आप ये सोच बैठो कि सर करंट तो तब फ्लो होती है ना जब सर्किट कंप्लीट होता है। तो मैं मान के ये चल रहा हूं कि ये जो AB पार्ट है सर्किट का, ये जुड़ा हुआ है सर्किट में, सर्किट कंप्लीट है लेकिन फिगर में नहीं दिखाया गया है, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ के चलिए कि AB जो वायर है, जो रॉड है, ये कंप्लीट सर्किट का पार्ट है, बट इट इज नॉट शोन इन द फिगर। तो अब सवाल हमसे पूछा किसी ने कि सर जी ये बताइए कि इसमें जो इंड्यूस करंट आएगी, मोशनल ईएमएफ आ रहा है, वायर मतलब जो कंडक्टर है हमारा वो इस तरीके से चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा है, इसमें पक्का मोशनल ईएमएफ आएगा, ये कहीं ना कहीं सर्किट से भी कनेक्टेड है, मैंने बोल ही दिया ऐसा। तो अब बताइए इसमें करंट किस तरफ फ्लो होगी। तो इस सवाल का जवाब है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, बाय द वे लेंज लॉ से भी निकल आता है, लेकिन इस जगह पे इजीली फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पे कि जबरदस्ती लेंज लॉ इज अ टेक्निकल वे, टेक्निकल प्रोसेस है और उसके लगाने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे जो इजी मेथड है उससे पढ़िए। जैसे अगर आप ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स में अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है तो रे ऑप्टिक्स से पढ़ना इजी होता है, पार्टिकल थ्योरी से पढ़ना इजी होता है, ठीक है। हाइगन्स थ्योरी से पढ़ना बहुत टफ हो जाता है, तो हम लोग पार्टिकल थ्योरी से पढ़ते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी हम करने जा रहे हैं कि भले ही हमारे पास इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए एक मेथड है कॉल्ड लेंज लॉ, लेकिन लेंज लॉ कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपैरिजन टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इन दिस केस ओनली। अगर मैं इस केस की बात करूं तो इस केस में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना उचित है इन कंपैरिजन टू लेंज लॉ। आई बात समझ में? तो क्या होता है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में? सिंपल है, IBV 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 IBV, समझ रहे ना? उंगलियों पे ध्यान दें, बीवी पे नहीं। IBV मतलब ये है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की साइड, ये है मैग्नेटिक फील्ड की साइड B। I मतलब करंट, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड और V मतलब वेलोसिटी यानी मोशन, IBV, ठीक। तो अगर यहां पे देखा जाए तो I तो निकालना है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन पता करनी है, इसको छोड़ देते हैं। B किधर है? अंदर की तरफ। V किधर है? उस तरफ। B इधर आ गया, V इधर आ गया, तो I ऊपर आ गया। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इजी है ना? तो कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला केस दे दें हम आपको, ये एक PQ वायर है जो कि ऐसे चल रहा है, क्या हो जाएगा? I निकालना है, B अंदर है, V ऐसे, B V, फिंगर किधर आ गई? समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर? ओके। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओगे देन अपोजिट हो जाएगा, इसमें इधर लेके आओगे तो है ना, इसमें ऐसे हो जाएगा। क्लियर हुआ?
तो स्टार बना के नेक्स्ट लाइन से लिखिए, स्टार बना के नेक्स्ट लाइन से लिखिए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड हेंस, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड हेंस induced EMF, direction of induced current and hence induced EMF in case of a straight, in case of a straight moving conductor perpendicular to the magnetic field is easily given by, perpendicular to the magnetic field is या can easily be given by Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule. याद करने के उद्देश्य से बस मैं डायग्राम तो वैसे नहीं बना पाऊंगा उंगली वाला, ठीक है, तो बस IBV, ठीक है, ये किधर थंब, ये फोर फिंगर, सॉरी थंब नहीं, ये मिडल फिंगर, ये फोर फिंगर और ये हो गया थंब, ठीक है, कैन इजीली बी गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. लिख लिया, दैट इज करके ये लिख लीजिए और फॉर एग्जांपल करके ये लिख लीजिए. अब एक चीज और है, कभी कभी पूछ लेते हैं कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे है वो कंडक्टर का, कौन सा वाला लोअर पोटेंशियल पे है. तो बहुत सीधी सी बात है, अगर मैं इसी चीज को मैं आगे देखूं फिर से, देखिए अगर ये आपका कंडक्टर एक यही वाला बना रहे हैं, बाकी सब मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, तो अब करंट जो है वो B से A जा रही है, तो लॉजिक की बात है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही ट्रेवल करती है. तो इसका मतलब बहुत क्लियर हो गया है कि B पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल पे है और A लोअर पोटेंशियल पे है. A हायर पोटेंशियल पे है, B हायर पोटेंशियल पे है और A लोअर पोटेंशियल पे. तो इसको भी कहीं मार्क कर लीजिएगा अपने तरीके से, ठीक है, या अलग से स्टार बना के इसको फिर से डायग्राम बना के इस तरीके से कर लीजिए तो बेटर अलग अलग दिखाई देगा आपको, ठीक है. तो भैया जिन लोगों के पास शीट है यहाँ पे वो शीट निकाल लें, और बाकी वीडियो वालों के लिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं. ये क्वेश्चन मेरी शीट पे 15 नंबर पे विराजमान है और ये NCERT का 6.4 है. क्वेश्चन पढ़ता हूं, लिखा है अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर with a small cut is moving out of the region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop. Full stop. What is the EMF developed across the cut if the velocity of loop is 1 centimeter per second in the direction normal to the number 1 longer side, number 2 shorter side of the loop? Question mark. For how long does the induced voltage last in each case? कितनी देर तक EMF आता रहेगा, ठीक है. तो डायग्राम इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, राइट. तो आपको क्वेश्चन के आधार पे ही काम करना है. बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है.
मतलब भाई बढ़िया का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बहुत खतरनाक सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला है। तो मैं पहले पार्ट की बात करता हूं। मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पे जो लूप है वो 8 सेंटीमीटर बाई, चलो 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं यहां। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं फील्ड, और ये हो गया 2 सेंटीमीटर। इसको फील्ड से बाहर निकाला जा रहा है, मतलब समझ रहे हैं आप? ऐसे मान लीजिए, क्लियर, ठीक है ना। तो लोअर को पास पर दिखा देते, यूनिफॉर्म फील्ड जैसा समझ में आया भाई, थोड़ा ज्यादा ही पास हो गया। ठीक, ओके। कितनी स्पीड से निकाला जा रहा है इसको ऊपर? v वेलोसिटी से, जिसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। क्लियर। जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0.3 टेस्ला है। शुरू करें। तो सबसे पहली बात, इस सवाल में हमसे ये बोला गया है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सबसे पहली बात आप ये देखिए कि इस केस में ये वाली साइड जो है यही फील्ड को कट कर पा रही है। क्या ये कट कर पा रही है? क्या ये कट कर पा रही है? नहीं। वो वाली साइड जो लाइंस को परपेंडिकुलरली काट पा रही है, जैसे ये फील्ड है, तो कौन सी लाइन काट रही है? ये वाली, ठीक है। यानी यहां पे मोशनल ईएमएफ का जो केस है उसमें लेंथ कौन सी लेंगे हम? 8 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ठीक है। अभी अगले पार्ट में क्वेश्चन में बोला गया अब की बार हम किधर से खींच रहे हैं? शॉर्टर साइड से। तो अगली बार कौन काटेगा? समझे? लॉजिकल सवाल है, टफ क्वेश्चन नहीं है। बात समझ में आ गई? तो जब आप लूप को बाहर खींचेंगे तो ये वाली साइड जो होगी वो लाइंस को कट 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 काटते हुए निकलेगी, ठीक है। तो इस केस में हियर पहली बात तो मोशनल ईएमएफ का केस है, तो समझ ही गए तुम लोग, है ना, कि कंडक्टर जो है वो फील्ड को लाइंस को काटते हुए जा रहा है। तो जो ईएमएफ आएगा मॉड ऑफ ई, वो क्या आएगा? बीवीएल। तो मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू बी कितना? 0.3, वी कितना? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब 10⁻² मीटर पर सेकेंड। 10⁻² हो गया। लेंथ कितना लेना है? 8 सेंटीमीटर 10⁻²। सॉल्व कर लेंगे तो ईएमएफ आ जाएगा कितना? ईएमएफ आएगा आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन 2.4 × 10⁻⁴। 2.4 × 10⁻⁻⁴ वोल्ट। बात समझ में आ गई? अब ये भी पूछा गया एडिशनली कि ये कब तक ईएमएफ इतना आता रहेगा? जब तक कॉइल बाहर नहीं निकल जाता, है कि नहीं? क्योंकि जैसे ही कॉइल पूरा बाहर चला जाएगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0, काम खत्म। तो मुझे ये बता दो, मेरी बात समझ में आया? क्वेश्चन में पूछा गया कितनी देर तक ईएमएफ आता रहेगा, तो जवाब क्या आया? तभी तक ईएमएफ आता रहेगा जब तक ये कॉइल पूरा बाहर चला नहीं जाता। क्योंकि जब तक कॉइल अभी बाहर निकल रहा है तब तक क्या चेंज होता रहेगा? एरिया। याद करो, मैं खूब का सवाल कराया तुम्हारे। जब ये कॉइल बाहर निकलेगी तो पहले एक एरिया कम होगा, कॉइल दैट पार्ट ऑफ एरिया विच इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एरिया कम होगा। जब पूरा ही कॉइल बाहर निकल गया तो एरिया कितना हो गया? 0, ठीक है। यानी अल्टीमेटली जो क्वेश्चन पूछा गया उससे सेंस ये लगाना है कि कितनी देर तक ये ईएमएफ आता रहेगा? उतनी देर तक आता रहेगा जितनी देर में बाहर नहीं निकल गया। तो बाहर निकलने के लिए कॉइल को कितना आगे खिसकाना पड़ेगा? बस 2 सेंटीमीटर। 8 नहीं 2। क्यों? क्योंकि इसको ऊपर ले जाना। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब बस वो स्पीड फिक्स है, और जब भी स्पीड फिक्स होती है फॉर्मूला एक ही होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तुम लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना है? 10⁻²।
डिस्टेंस कितना है 2 इंटू 10⁻², और टाइम कितना है t, इसलिए टाइम इक्वल टू कितना हो गया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड तक ये ईएमएफ बनेगा, उसके बाद खत्म। बात समझ में आ गई? छापिए। तो इन द सेकेंड पार्ट अब की बार ऐसे नहीं, ऐसे खींचना है। मान लो ऐसे खींच रहे हैं, तो वेलोसिटी जो है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है या 10⁻² मीटर पर सेकेंड है। इस बार जो L है वो हमारी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, काटते हुए जा रही है, तो ये 2 इंटू 10⁻² हो जाएगा, यानी बाई, यानी इसको बस फर्क इतना है कि इसमें 2 हो जाएगा, तो आंसर में 0.6 हो जाएगा। इसमें भी पूछा गया कितनी देर तक ये रुकेगा होते हुए, तो बनी बात है जब तक 8 सेंटीमीटर बाहर नहीं निकल जाता, ठीक है, तो स्पीड उतनी है 8 हो गया, तो आंसर भी आपका 8 सेकेंड ही आ गया, ठीक है। कॉपी हेडिंग डालिए, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ, derivation for the expression of motional EMF across the ends, derivation for the expression of motional EMF across the ends of a straight conducting rod, of a straight conducting rod moving perpendicular, straight conducting rod moving perpendicular to the direction of uniform magnetic field, moving perpendicular to the direction of uniform magnetic field with constant angular speed, आपको याद होगा मैंने मोशनल ईएमएफ के 2 केस पढ़ाए थे, एक में रॉड सीधा सीधा चलती है और एक में रॉड घूमती है, ठीक है, तो ये सेकंड वाला केस है जिसमें अब रॉड घूमेगी। आई बात समझ में? तो चलिए कंसीडर द सिचुएशन, इजी डेरिवेशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है अपनी, ठीक है, यहाँ पे ये अपनी रॉड मान लीजिए जो कि सेंटर यहाँ पे O पे अटैच है, ये जब घुमाई जाएगी तो ऐसे, चलो कोई गोला अच्छा बना लीजिए, ऐसे और स्पीड को हम और बड़ा बना लीजिए, ठीक है, चलो इस प्रकार से ये फील्ड हो गई। तो इसकी जो लेंथ हम मान लेते हैं वो L मान लेते हैं, राइट, और ये कितनी स्पीड से घूमेगी, ओमेगा स्पीड से, तो ये तर 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 फील्ड लाइंस को काटती हुई चलेगी 90 डिग्री पे। इसका मतलब क्या हुआ, मोशनल ईएमएफ का केस बनता है, ठीक है। तो क्योंकि एक फिक्स एंगुलर स्पीड से घूम रही है, कोई बात बहुत ध्यान सुनिएगा, ओमेगा की स्पीड कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है, हम लोग 1 टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, समझे। ये क्लास 11th की बात है, आपको जब सर्कुलर मोशन पढ़ाया था हमने, जितने लोगों ने पढ़ा था हमसे, उनको हमने बताया था कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यानी जब एक फिक्स स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, तो हम 1 टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेशन मार सकते हैं, ठीक है, सबसे ईजिएस्ट तरीका होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं इनिशियल फ्लक्स निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इनिशियल फ्लक्स अगर हम देखें तो क्या कोई इनिशियल फ्लक्स होगा, कतई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जिस वक्त ये रॉड घूमी ही नहीं उस समय क्या ये एक भी फील्ड लाइन को काट पाएगी, नहीं काट पाएगी, तो इनिशियल फ्लक्स इज 0, ठीक है। और अब हम बात करें फाइनल फ्लक्स की, फाइनल फ्लक्स मतलब इनिशियल फ्लक्स मतलब कब, एट t = 0 की मैंने बात करी, जब आपने कुछ नहीं किया, जस्ट शुरुआत थी,
ठीक है। और फाइनल फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो आपने कब किया, जब टाइम एक टाइम पीरियड के बराबर हो चुका था, यानी एक चक्कर लग चुका था। जब एक चक्कर लग चुकेगा तो बताइए जो फ्लक्स हो जाएगा वो b इंटू ए इंटू कॉस थीटा के हिसाब से हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो फ्लक्स कटा होगा एक चक्कर में, तो b तो उतना ही है, हमने लिखा होगा कहीं नहीं लिखा। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, b वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट है कि नहीं। एरिया कितना स्वीप हो जाएगा देखिए, बोलो b तो उतना ही, एरिया कितना हो गया, अगर ये l है तो सर्किल बनाइए, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई एल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह एल काम कर रहा है कि नहीं। और बचा कॉस थीटा, तो इसका मैंने तरीका आपको बताया ही था, ठीक है। चाहे आप 0 ले लीजिए चाहे 180 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर में माइनस प्लस का झोल आएगा, हमें सिर्फ किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो मैं +1 लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, ओके क्लियर। तो यहाँ पे तुम्हारा फाइनल फ्लक्स जो आ गया तुम्हारा वो कितना हो गया, पाई इंटू बी इंटू एल स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ टाइम हियर, बोलो, इंटरवल ऑफ टाइम इज 1 टाइम पीरियड। एनी प्रॉब्लम, एक चक्कर लगाया ना तुमने। तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जब इंटरवल ऑफ टाइम गिवन होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, E इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। भाई देखो अल्टीमेटली ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ निकालने के लिए एक ही तरीका है, न्यूमेंस लॉ, यानी फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब फैराडे के फर्स्ट लॉ में 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला और एक डेल्टा वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक टाइम इंटरवल है पूरा पूरा, आई बात समझ में, इस वजह से हम लोग क्या लगाएंगे, बाय न्यूमेंस लॉ। E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा, राइट। डेल्टा फाई का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो, बोलिए, फाइनल वाला माइनस इनिशियल वाला अपॉन टाइम की वैल्यू टी दे रखी है। E इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वैल्यू पुट कर दें, फाइनल कितना है, पाई बी एल स्क्वायर, इनिशियल प्लस कितना है, अपॉन टी, कैपिटल टी, गॉट इट। अब एक काम कर लो बेटा, माइनस ये है, पाई ये है, टी ये है, ठीक है। एक काम करो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत, बोलिए, पाई बाई टी, बी एल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, मैंने एडिशनल क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है, मेरे हिसाब से 2 पाई बाई टी ही ओमेगा होता है। E बराबर क्या हो गया, माइनस हाफ बी, ये रहा ओमेगा एल स्क्वायर। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मॉड ऑफ E बराबर हाफ बी ओमेगा, पल्ले पड़ा, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन अब करेंगे, मेरी शीट का क्वेश्चन नंबर 16 है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, ठीक है, एनसीईआरटी का 6.5 है। क्वेश्चन बहुत आसान है, 1.0 long metallic rod is rotated with an angular frequency of 400 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बात एक ही होती है, ठीक है, यानी ओमेगा की वैल्यू दी हुई है। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ, 1.0 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड इज रोटेटेड विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड passing through its one end. The other end of the rod is in contact with the circular metallic ring. Full stop. A constant and uniform magnetic field of 0.5 Tesla parallel to the axis exists everywhere. Calculate the EMF developed between the center and the ring. बहुत आसान है, ठीक है, मतलब कुल मिला के ऐसे समझिए कि ये रिंग है आपकी, ऐसे समझो, ये रिंग है, तो बनी बात है एक्सिस इसका ऐसे होगा, ठीक है, एक्सिस ऐसे होगा, ठीक, पक्का, ठीक।
तो और मैग्नेटिक फील्ड जो बोली गई वो पैरेलल टू द एक्सिस बोली गई। तो अगर एक्सिस ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ होगी, व्हाटएवर, जैसा भी कह सकते हैं आप, बोलो। ठीक है, तो यहां पे एक रॉड है जो इसके सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है सेंटर पे, और ये कितनी फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, ओमेगा का वैल्यू 400 रेडियन पर सेकेंड की स्पीड से। एल कितना बेटा, एल है 1.0 मीटर। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे जिसकी वैल्यू है 0.5 टेस्ला। ठीक है, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस ओपी वाली रॉड में, ऐसा पूछा गया। जो पढ़ाया अभी वही फॉर्मूला हो गया सीधा सीधा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बस ज्यादा बनाई गई, ज्यादा समझाने के चक्कर में। ठीक है, ज्यादा समझाने में आप लोगों को समझ में कम आना शुरू हो जाता है, इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे जो दिक्कत वाला सीन है वो बच्चे को जो कंफ्यूज करता है वो है कि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द एक्सिस, तो वो थोड़ा इमेजिन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है पहली बार में। अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, कि अगर रिंग ये है, ठीक है, अगर रिंग ये है तो एक्सिस ऑब्वियसली ऐसा होगा। ठीक है, और अगर एक्सिस ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड के बाद दो ही ऑप्शन है, या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ। बाहर हो चाहे अंदर हो, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है, इसलिए मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू हाफ, ये हो गया बी का वैल्यू 0.5 हो गया, ओमेगा का वैल्यू 400 हो गया, एल का वैल्यू 1 हो गया, तो कुल मिला के आंसर 100 वोल्ट हो गया। समझ गए? अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। मेरी शीट में क्वेश्चन नंबर 76 है, ये न्यूटन का क्वेश्चन है। उसमें लिखा है a wheel with 10 metallic spokes each 0.50 meter long is revolving at a rate of 120 rpm at the rate of 120 rpm in a plane normal to the earth's magnetic field which is 0.40 Gauss, full stop. Calculate the EMF induced between the axle and the rim of the wheel. ठीक, गुड क्वेश्चन। ट्राई चाहे तो कर लें। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, मैं हिंट के लिए इतना कह सकता हूं, फॉर्मूला भी यही लगेगा, हिंट के लिए भी कह सकता हूं। ठीक है, बाकी आपकी समस्याओं में से कुछ समस्याओं का मैं निदान पहले ही कर देता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 76 में जो L का काम कर रहा है वो 0.5 मीटर करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक्चुअली 0.4 गॉस दिया है, तो आप 0. गॉस इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला कर देंगे। ठीक है, और एक जिस समस्या से आप जूझ सकते हैं वो है 120 आरपीएम। क्लास 11th में जो बच्चा सीरियसली हमसे पढ़ा है वो जानता है कि आरपीएम मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, और हम आरपीएम को फ्रीक्वेंसी ना कह के इसको 60 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आरपीएस बन जाता है। यानी आरपीएम में 60 से डिवाइड करके आरपीएस बनाया जाता है और वही फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो इंप्लाइज दैट फ्रीक्वेंसी हो गई 2 आरपीएस, और फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकालना बड़ा आसान होता है क्योंकि फॉर्मूला होता है सिंपली 2 पाई एफ। ये याद होना चाहिए। इट इज अ सिंपल पाथ, मतलब एल्गो कह सकते हैं आप कि आप कैसे आरपीएम से ओमेगा तक जाएंगे। ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई और एफ की वैल्यू हो गई 2, तो इस हिसाब से ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। गॉट इट? तो बस इसके आगे आपको सोचना है, नहीं सोच पा रहे हैं तो चलो हम वो भी बता देते हैं। ये जो 10 स्पोक वाली बात है वो निहायत धोखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों धोखा है भाई? धोखा क्यों है? क्योंकि एक एंड जो है वो सबका एक जगह यहां जुड़ा हुआ है। बहुत ध्यान समझिएगा, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का फंडा है ये। सारी रॉड्स का एक एंड यहां जुड़ा हुआ है,
और सारी रॉड्स का आखिरी जो दूसरा एंड है वो रिम में जुड़ा हुआ है, ये पैरेलल की कंडीशन होती है। याद करो, हम थोड़ा फिगर बना के समझाते हैं। एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, और आप क्या कहते हो ऐसे कि हाँ भाई ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं? क्यों कहते हो भाई? इसलिए कहते हो क्योंकि इसका जो ये वाला एंड और ये वाला एंड है वो कॉमनली एक चीज से जुड़ा हुआ है, और ये वाला एंड और ये वाला एंड कॉमनली दूसरी चीज से जुड़ा हुआ है, इसी को तो पैरेलल कहा जाता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में तुमको मूर्ख बनाया गया, ठीक है? ये कह दो कि तुम्हारी जानकारी चेक करी गई कि तुम पहचान पाते हो कि नहीं पाते हो कि ये सारी रॉड आपस में कैसी हैं? पैरेलल। और पैरेलल में पोटेंशियल हमेशा सेम होता है। तो आप एक रॉड का निकालो या 1000 रॉड का निकालो, हमेशा इक्वल ही आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 10 रॉड वाली बात एकदम बेकार है, ठीक है? बात समझ में आ गई? 10 रॉड मतलब एक रॉड, क्योंकि सारी रॉड कैसी हैं? पैरेलल है, ठीक है? तो अब बाकी रह गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन है, ये बात आपको समझ में आ ही रही होगी कि मैग्नेटिक फील्ड इस रिंग के प्लेन के नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? अगर ये प्लेन ऑफ द रिंग है तो फील्ड ऐसे जा रही है, नॉर्मल टू द प्लेन, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे बन गई। तो अब तो आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा कि व्हील घूम रहा है ओमेगा स्पीड से। अब नहीं निकाल लोगे, खत्म हो गया सवाल। क्वेश्चन में 2-3 चीजें थी इसमें। पहली बात, जिसको नहीं याद होगा कि आरपीएम से ओमेगा कैसे लाया जाता है। दूसरा फसेड़ा तब आएगा जब वो जानता नहीं होगा कि गॉस को टेस्ला में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तीसरा फसेड़ा तब आएगा जब वो नहीं जानता होगा कि ये जैसी रॉड्स, जैसे स्पोक्स जो जुड़े हुए हैं वो आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं। फिर अगर वो नहीं जानता होगा कि पैरेलल में होने पे क्या हो जाता है, सारी बातें, है ना? तो अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, सीधे सीधे लगा दीजिए। मॉड ऑफ E इज इक्वल टू हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। हाफ भी है, B भी है, ओमेगा भी है, L भी है। 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 5 वोल्ट। ये आपका आंसर आएगा।